वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताएं कि मेरी आवाज़ तो ठीक से पहुंच रही है ना? वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताएं मेरी आवाज़ तो ठीक से पहुंच रही है ना? सपना, दीपा, संगीता, खुशबू, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए अभी जो आवाज़ शोर आ रही होगी ना, जब हम लोग कंटिन्यू बोलना शुरू करेंगे तो वो शोर कम हो जाएगी। तो इसलिए अब चूंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ अभी ऑनलाइन वो बिना माइक के पढ़ाता हूँ, तो इस वजह से मेरी आवाज़ लैपटॉप तक पहुँचने में थोड़ा सा लग जाता है समय, इसलिए तेज आवाज़ रहती नहीं। खैर एमसीक्यू में बहुत आवाज़ का मतलब भी नहीं। थैंक यू बच्चों। तो देखिए ये अनअकैडमी आपको अभी जुडिशियरी की प्रिपरेशन पर पीसीएस जे की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं, यहाँ पर अनअकैडमी दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन देता है। एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है और एक प्लस का सब्सक्रिप्शन होता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर इस समय अगर 24 महीनों चाहे 18 महीनों का लिया जाएगा तो आपको 35% तक का डिस्काउंट उसमें हो जाएगा सब्सक्रिप्शन। और इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए राय ला 10 इस कोड का प्रयोग करना होगा। अगर आप इस कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बेनिफिट आपको हमेशा नहीं है, केवल 31 जुलाई तक ही है। 31 जुलाई से पहले ही ये फायदा आपको मिल जाएगा। आरजेएस की कब से करवाओगे खुशबू? गुड मॉर्निंग शिवम मिश्रा। ऋषिकांत मिश्रा प्रणाम। राजस्थान का बेटा एक दो दिन अभी रुक जाएंगे तब करवाएंगे। ये देखिए कंप्रिहेंसिव बैच जुडिशियरी के लिए अनअकैडमी पर चली रही अनिल खन्ना सर और उनकी टीम के द्वारा। और ये आप लिंकिंग रेगुलर बैच भी है 4.0, ये भी आपको 29 जुलाई से शुरू हो रही है। 29 जुलाई कल ही था ना? हाँ, यहाँ से शुरू हो रही है। उसके अलावा आप सारथी 6.0 की भी बात देख सकते हैं। सारथी 6.0 ये भी 20 जुलाई से ही शुरुआत हुई है इसकी, तो ये बैच भी ज्वाइन किया जा सकता है। लीगल ओम जुडिशियरी फाउंडेशन बैच की बात है, ये भी 13 जुलाई से शुरू है। तमाम बैच हैं, जैसे राजस्थान जेएलओ की बात कर रहे थे आप, राजस्थान जेएलओ का भी 15 जुलाई से ही बैच शुरू है, वैसे भी ज्वाइन किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आयुषी पांडे को प्रणाम बेटा। सुलेखा नमस्ते, अच्छे हैं बच्चों। छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स 2023 रैपिड एक्शन बैच, और ये उत्तराखंड के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज है। हरियाणा एडीए का मॉक टेस्ट देखते हैं, पूरे एजुकेटर अनअकैडमी के हरियाणा एडीए पर लगे हुए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी मेरा ये जो अनअकैडमी का क्लास है ना, कल के बाद हमारा हो जाएगा पूरी तरीके से ख़त्म। तो कल के बाद वो टाइमिंग मैं अपने से सेट करूंगा, और पर डे एक फिक्स टाइम पर बच्चों, ठीक है ना, फिक्स टाइम पर हम लोग मिलेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे कोई और सब्जेक्ट हो जो जेएलओ में आपके काम आएगी, और आपके छत्तीसगढ़ की भी जो परीक्षा दे रहे हैं बच्चे उनको भी काम आएगी। प्रतिदिन भले ही 30 मिनट सही, भले ही 25 मिनट या 35 मिनट सही, पर डे निश्चित समय पर आके हम लोग आपस में रिवीजन करेंगे अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो अभी तो सिस्टम थोड़ा सा समय का गड़बड़ है, कभी भी मैं क्लास ले रहा हूँ, पहले से इसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं रहती है, तो आपका भी समय बर्बाद होता है ना, ये सब हम समझते हैं। वो तो आप लोगों का प्रेम है कि आ जाते हैं तो पता भी चलता है, तो नहीं तो इस वजह से अब जो हम लोग करेंगे फिक्स टाइम पर करेंगे। हाँ, अब देखते हैं। हमने कहा ना कि चाहे सीआरपीसी को करवा लें, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को करवा लें, चाहे सीपीसी को करवा लें, ये तीनों ही चीजें आपको जेएलओ में भी काम करेंगी और आपके छत्तीसगढ़ में भी काम करेंगी। तो अच्छे से इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। यूट्यूब पर लाइव आते हैं।
अब आज का जो कुछ क्वेश्चन है, चलिए उसको हम लोग कर लेते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आज का स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि संविधान का, और आप जानते हैं 2 क्लास में अभी लेने वाला हूं। अभी तो मैं एमसीक्यू करा रहा हूं, आपका मन करे 30 मिनट करिए, 1 घंटा करिए, 1.5 घंटा करिए, एमसीक्यू में करा रहा हूं। फिर 12 बजे से जो क्या कहते हैं सेक्शन 30 है एविडेंस का, या कुछ छोटे मोटे और भी चीजें और कुछ डाउट अगर आपके होंगे तो उनको भी क्लियर करने के लिए 12 बजे से एक मैंने सेशन रखा हुआ है। तो 12 बजे फिर से मैं लाइव आऊंगा इसी चैनल पर। देखिए, ऑप्शन नंबर क्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये उपबंधित करता है कि उच्च न्यायालय जो होगा एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका सही ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 215 में अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जजमेंट जो होते हैं वो निचली अदालतों के लिए नजीर के रूप में रखे जाते हैं, रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं, तो ये और निचली न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। तो ये अभिलेख न्यायालय है हाई कोर्ट 215 में, और सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो 129 आर्टिकल में यही बात करता है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, ये क्वेश्चन बताइए, थोड़ा कठिन है। ये क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों के वेतन एवं पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताना। किसके बारे में? हाई कोर्ट के जज के बाद, और वेतन और पेंशन के। वेतन एवं पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होगा। वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होगा और पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। वेतन एवं पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होगा और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होगा। क्या सही है इसमें से? क्या सही है, जल्दी से बताइए, क्योंकि इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा। शिवम मिश्रा का डी है, आयुषी का ए है, सपना का डी है। अच्छा, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। वेतन जो होता है ना हाई कोर्ट के जज का, वो राज्य की संचित निधि पर, और पेंशन जो होता है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दीपा, वेरी गुड। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता नहीं है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता का अनुभव हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, उसने भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। क्या सही नहीं है, मतलब कौन सी अर्हता नहीं है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, बताइए। सपना, आयुषी, सुलेखा, शिवम, अभिषेक, प्रभा कीर्ति, बड़ा तेज है आप लोग, बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। 35 वर्ष की आयु पूरा किया हो ये कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि इसके लिए 35 वर्ष की आयु का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सेम क्वेश्चन। ये बताइए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? 223 में, कि 224 में, कि 224 ए में, कि 225 में? बताइए इसका जवाब। इसका सही जवाब बताइए। उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है?
ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 223 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 223 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। अपनी अधिकारिता से परे या नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने के आधार पर जब एक रिट अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को जारी की जाती है तब वह रिट कहलाती है। क्या है? अपनी अधिकारिता से बाहर जाके काम करने पर जो या फिर नेचुरल जस्टिस के नियमों का वायलेशन करने पर एक रिट जारी की जाती है सबऑर्डिनेट को। उस रिट को क्या कहते हैं? उत्प्रेषण कहते हैं, यानी सर्सियोरेरी कहते हैं, प्रोहिबिशन कहते हैं, मैंडेमस कहते हैं कि कोवारंटो कहते हैं। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए। उत्प्रेषण माने सर्सियोरेरी रिट होती है जो कि निचले न्यायालयों के विरुद्ध जारी होती है। और क्यों जारी होती है? क्योंकि अपनी अधिकारिता का वायलेशन करते हैं या नेचुरल जस्टिस के नियमों का वायलेशन करते हैं। ये देखिए, अनुच्छेद 227 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 227 राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, उच्चतम न्यायालय को कि उच्च न्यायालय को? बताइए सर। इन रिट्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, कंफ्यूजन हो जाता है। सर 12 बजे की क्लास है ना कन्फेशन वाईटी पर? हाँ बेटा है, 12 बजे है। छोटी सी रहेगी, बहुत बड़ी क्लास नहीं है, क्योंकि बस थोड़ा सा ही तो बताना है। और बाकी अगर आप लोगों को एविडेंस में कोई डाउट होगा तो वो भी आप क्लियर कर लीजिएगा। हाँ, इसका सही ऑप्शन है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में रिट निकालने की जो पावर है हाई कोर्ट की वो 226 के अंतर्गत है, और अधीक्षण करने की जो पावर है वो 227 के अंतर्गत है, सुपरविजन की पावर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 बनाता है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 227 में क्या है? जस्ट अभी चर्चा हुई थी ना, अभी चर्चा हुई थी कि 227 के अंतर्गत हाई कोर्ट अपने जितने भी सबऑर्डिनेट निचली न्यायालय हैं उस पर सुपरविजन की पावर रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के आधार पर न्यायाधिकरण के निर्णय को उच्च न्यायालय रद्द कर सकता है। निर्णय को उच्च न्यायालय रद्द करता है यह कि उसका निर्णय उचित नहीं है, यह कि साक्ष्य का मूल्यांकन करने में साक्ष्य अधिनियम का पालन नहीं किया गया है, उसने निर्णय का कारण नहीं दिया है कि उपरोक्त में से किसी भी आधार पर नहीं किया जा सकता। बताइए अभिषेक। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। शिवम मिश्रा ऑप्शन डी, अभिषेक डी। सुलेखा चौधरी डी, ऑप्शन नंबर डी, उसमें से किसी भी आधार पर, इन तीनों में से किसी भी आधार पर न्यायाधिकरण के निर्णय को उच्च न्यायालय रद्द नहीं कर सकता। चलिए अगला है, उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का राज्यपाल, लोक सेवा आयोग के उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार। उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए आयुषी पांडे, सुलेखा चौधरी, सपना, अभिषेक, शिवम, बताइए बताइए। उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है?
ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कहते हैं ना, रिजू कुमार शर्मा के केस में कहा गया था ना, रिजू कुमार शर्मा 2015 की जो केस थी, इसमें कहा गया था ना कि जो कोर्ट है, जैसे जो हाई कोर्ट है मान लीजिए, तो वो दो प्रकार के काम करती है, एक जुडिशियल एक्ट करती है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट भी करती है। जैसे जुडिशियल का मतलब न्याय देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है कि वहां के अधिकारियों की नियुक्ति करना, तमाम चीजों को मैनेज करना। तो जब वो किसी अधिकारी की नियुक्ति करता है तो उस पर्पज के लिए वो स्टेट है, और जब वो जुडिशियल एक्ट करता है तो उसके लिए स्टेट नहीं है। क्लियर प्रोविजन? ये देखिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है? 233 ए में, 233, 34 ऊपर में से कोई नहीं। जिला न्यायाधीश प्रभा कीर्ति लाल, हाँ आसान प्रश्न है, अनुच्छेद 233 में है। डिस्ट्रिक्ट जज की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 233 के अंतर्गत, ये कौन करता है? ये अरे कहाँ होती है? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। अब ये मत कर दीजिए कि सेशन जज की भी नियुक्ति यहीं पे होती है। अच्छा, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति है उसमें किसकी राय को प्रायोरिटी दी जाती है? हाई कोर्ट के जजों का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है उसमें किसकी राय को प्रायोरिटी दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमंत्री, भारत के विधि मंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी सीजेआई की राय को प्रायोरिटी दी जाती है। पहले ऐसा नहीं था, एसपी गुप्ता तक के केस में ऐसा नहीं था, लेकिन 1999 में जो इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस आया, इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस आया ना, तो इस केस में, इस इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस में कर दिया गया, और उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस है जो कि 1993 में आई थी। उसी में ये बात क्लियर कर दी गई थी कि नहीं, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में, उच्च न्यायालय में अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? 6 माह से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं, 2 वर्ष से अधिक नहीं, कि 3 वर्ष से अधिक नहीं? बताइए कितने समय के लिए हो सकते हैं? अभिषेक जी बताइए। सपना, दीपा, प्रभा कीर्ति, सपना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, है ना? हाँ बिल्कुल। और आर्टिकल जो होगा वो 224 होगा कि जब काम ज्यादा बढ़ जाता है तो वो टेम्परेरी लोगों को नियुक्त कर लिया जाता है काम बढ़े हुए काम को करने के लिए। तो यहाँ पर अलकल सिंह राजपूत, रोशनी गुड मॉर्निंग, हाँ वेरी गुड सुलेखा, वेरी गुड। आगे बढ़े। लिखा है कि संविधान को कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? मतलब क्या था कि पहले एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल रह सकता था, लेकिन संविधान में एक संशोधन किया गया। उस संशोधन के परिणाम स्वरूप ये व्यवस्था कर दी गई कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये है ऑप्शन नंबर डी, 7वां संविधान संशोधन, और इसी के तहत एक से अधिक राज्यों का
राज्यपाल एक ही व्यक्ति हो सकता है। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है किसको? राज्यपाल को, सभापति राज्यसभा को, कि अध्यक्ष लोकसभा को, कि मुख्यमंत्री को? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? बिल्कुल सही, आर्टिकल 155 और 156 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को होल्ड करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जा रहा है। ये अब एक अच्छा सा है क्वेश्चन कि राज्यपाल को अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति सचेत रहना चाहिए और राजनीतिक स्वार्थ की बेदी पर या तो राजनीतिक जिम्मेदारी या संसदीय परंपराओं का त्याग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यपाल के संवैधानिक दायित्वों का उल्लेख किया गया है? एस.आर. चौधरी पंजाब, बी.आर. कपूर तमिलनाडु, कृष्णा वल्लभ सहाय बनाम जांच आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या सही ऑप्शन है इसमें से? बताइए, तो नहीं आ रहा होगा, आ रहा है? ये आपका है एस.आर. चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसी केस में कहा गया था कि राज्यपाल को अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए और राजनीतिक स्वार्थ की बेदी पर या तो राजनीतिक जिम्मेदारी या संसदीय परंपराओं का त्याग नहीं करना चाहिए। किस मामले में राज्यपाल के संवैधानिक दायित्वों का उल्लेख किया गया? अगला है, अच्छा वही है, ये देखिए बहुत आसान प्रश्न है। आप लोगों के हिसाब से तो आसान ही है ना, ये आप लोगों के लेवल का तो है नहीं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करता है? 151, 161 की, 163 की, 171, कौन सा है? बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल मैं इसमें बिल्कुल समय नहीं दूंगा आपको। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 161। 161 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति है। अच्छा, प्रेसिडेंट की कौन से आर्टिकल में है ये भी बता दिया जाए। आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति। दोनों की क्षमादान की शक्ति में बेसिक डिफरेंस क्या है? 2 पॉइंट पर डिफरेंस आप कर लीजिए, और करना चाहेंगे तो 3-4 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि सेना न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मामलों में केवल प्रेसिडेंट को क्षमादान की शक्ति है, उसमें राज्यपाल को है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि मृत्यु दंडादेश के दशा में प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, लेकिन गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता, यानी क्षमादान नहीं कर सकता, बाकी चीजें कर सकता। ठीक, हाँ, तो ये एक अंतर है, दो ठो, इसको हमको याद रखना। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। राज्यपाल की मृत्यु की स्थिति में अगले राज्यपाल की नियुक्ति तक कौन पद संभालता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का कोई जस्टिस के ऊपर में से कोई नहीं। वेरी गुड। हाँ, ये जो है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब राज्यपाल की मृत्यु वगैरह हो जाती है ना, तो
वहां पे क्या करता है, प्रेसिडेंट अपने हाथ में सारा कार्यक्रम ले लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक, क्योंकि राज्यपाल तो वैसे भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है, तो जो वहीं राज्यपाल की मृत्यु होगी या ऐसी कोई व्यवस्था कि राज्यपाल का पद कौन संभालेगा, ऐसी कोई व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से अगर संविधान में नहीं दी गई तो उसका पद जो है खाली हो जाता है और राष्ट्रपति उसके पद को होल्ड करता है या पद को संभालता है, उसकी जिम्मेदारियों को संभालता है। अब ये है एक प्रश्न आपके सामने कि राज्य विधानसभा की सदस्यता के बिना एक व्यक्ति राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है कितने समय के लिए, किसी भी समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए कि अधिकतम 6 माह के लिए। विधानसभा की सदस्यता के बिना एक व्यक्ति राज्य विधान परिषद का सदस्य रह सकता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम 6 माह के लिए। 6 माह के लिए। आर्टिकल बताइए फटाक से, कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी गई कि सदस्य रहे बिना वो 6 महीने से ज्यादा मंत्री नहीं रह सकता? ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल होगा आर्टिकल 164, सही कह रहा हूं, और इसका क्लास नंबर 4 होना चाहिए, इसी में ये बात कही गई है। और आर्टिकल सेंट्रल के लिए जो होगा वो सेंट्रल के लिए जो होगा आर्टिकल 75 का क्लास नंबर 5 होना चाहिए शायद। आर्टिकल 75 का क्लास नंबर 5 होना चाहिए। तो ये आपका है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बने बिना, HD देवगौड़ा की केस भी है इस पर, आनंद कुमार की केस है। लिखा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? कमेंट आने बंद हो गए हैं क्या आपके? नहीं यार, कमेंट तो नहीं आ रहे, बंद नहीं हुए, आप कर ही नहीं गए। कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? महान्यायवादी कि महाधिवक्ता कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कि मुख्य चुनाव आयुक्त? हाँ, वेरी गुड। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है आर्टिकल 76 के अंतर्गत। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो भी राष्ट्रपति ही करता है, आर्टिकल जो होता है 124 के अंतर्गत। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है आर्टिकल 324 के अंतर्गत राष्ट्रपति। लेकिन महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 165 के अंतर्गत होती है और ये राज्यपाल करता है, क्योंकि जो काम अटॉर्नी जनरल का सेंट्रल के लिए है वही एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता का राज्य के लिए है। भारत के राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, राज्य के महाधिवक्ता के? इसमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए बच्चों, कौन शपथ दिलाता है? राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? नहीं पता? ये चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलवाएंगे। लिखा है कि इनमें से कौन महाधिवक्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो महाधिवक्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता? जो 66 वर्ष की आयु का एक अधिवक्ता जिसने उस राज्य में वकालत नहीं की हो, एक अधिवक्ता जिसकी 7 वर्ष की वकालत हो, उपरोक्त सभी।
महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल उसमें से कौन नियुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसने 7 वर्ष की वकालत की। 7 वर्ष की वकालत से काम नहीं चलेगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्य विधानसभाओं के सदस्य उनके पद ग्रहण हेतु शपथ ग्रहण करते हैं? 188 है, 164(3) है, 124(6) के अनुच्छेद 99। बताइए तो इसको बताइए सही जवाब। उसका सही जवाब क्या लग रहा है आपको? हमको लगता है ये होगा आर्टिकल 188 है, 188 होगा बेटा, उसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, कि किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्हें पद ग्रहण हेतु शपथ कौन शपथ दिलवाने संबंधी प्रावधान 188 में होना चाहिए। मेरे साथ आंसर की नहीं है, मुझे लग रहा है कि 188 होना चाहिए, तो एक बार आप कंफर्म भी कर लीजिएगा, मैं भी ध्यान आएगा तो मैं कंफर्म कर लूंगा। ये बताएं, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 239A, 239 की 239AB की और 239B। इस क्वेश्चन का जवाब दे लो बेटा। दिल्ली के संबंध में स्पेशल प्रोविजन कौन से है आर्टिकल में? दिल्ली के संबंध में स्पेशल प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है? इसको तो जवाब दीजिए आप लोग। कोई जवाब नहीं, इसका मतलब कि मुझे भी जवाब नहीं देने की जरूरत है। देख लीजिए नेट पर, फिर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका जवाब। चलिए अगला है कि किसी राज्य के राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर को किस आर्टिकल के तहत है? 213 की 229 की 123 की 226? बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया आपके लेवल के हिसाब से। 213 है, किसके बारे में? 213 राज्यपाल की बात करता है, और 123 जो बात करता है वो राष्ट्रपति की बात करता है। ये दोनों लोग कर सकते हैं। कब करते हैं? जब लॉ बनाना बहुत जरूरी हो जाए और संसद के मतलब जो लेजिस्लेचर है उसके दोनों हाउस सेशन में नहीं, मतलब विधि बनाना उस समय तत्काल संभव नहीं है, लेकिन विधि बनाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति ही अध्यादेश जारी कर देता है और वही विधि का प्रभाव होता है। और उन सभी मामलों में जिसमें संसद विधि बना सकती है, उन सभी मामलों में अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। अध्यादेश का अगर कंफर्मेशन 6 सप्ताह के भीतर नहीं हुआ, 6 सप्ताह के भीतर नहीं हुआ, जब दूसरा हाउस सेशन में आता है, तो जब ये 6 सप्ताह के भीतर कंफर्मेशन नहीं हो जाएगा तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, या उससे पहले भी हाउस सेशन में आके उसको खत्म कर सकती है और कंफर्म करके उसे आगे कंटिन्यू कर सकती है। जय हो, जय हो। नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। ये बताइए
कि कौन सा सिद्धांत संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्ति के विभाजन से संबंधित है? अधित्याग का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, सार एवं तत्व का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत? राज्य और संघ के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित हैं। अधित्याग का सिद्धांत है आर्टिकल 13 पर, पृथक्करणीयता का सिद्धांत है आर्टिकल 13 पर, सार एवं तत्व का सिद्धांत है आर्टिकल 245 पर, 246 पर, तो ठीक है। आच्छादन का सिद्धांत है आर्टिकल 13 पर। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन से संबंधित कौन सा हुआ? सार एवं तत्व का सिद्धांत, पिथ एंड सब्सटेंस। 1 घंटा सोच रहे हैं, मतलब टोटल 1 घंटा, अब जितना हो गया हो। तो ये ना पृथक्करणीयता नहीं है बेटा, पृथक्करणीयता तो 13 पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट से जो संबंधित है वो यही है, पिथ एंड सब्सटेंस का। इस पर प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ खुलना, प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ खुलना की जो केस है वो इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट कर लेते हैं कि यदि संसद द्वारा बनाई गई विधि का राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होता है तो क्या हो जाएगी? वो अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी, शक्तिवाह्य हो जाएगी, अविधिमान्य समझी जाएगी कि असंवैधानिक समझी जाएगी? क्या स्थिति होगी? संसद द्वारा बनाई गई विधि का राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होता है तो वह ऑप्शन नंबर, वेरी गुड जूही, प्रभा, सपना, शिवम, अलकर, बहुत बढ़िया यार, सब लोग सही बता रहे हैं। अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी, अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी। आर्टिकल 245 में किया गया है। एक तरीके से चूंकि संविधान में लिख भी दिया गया है, इसी को कहते हैं ना डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, मतलब इसको कहते हैं क्षेत्रिक संबंध का सिद्धांत, है ना, इसको क्षेत्रिक संबंध का सिद्धांत कहते हैं। और ये आर्टिकल 245 पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उन विषयों का जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में से किसी में भी सूची में नहीं किया गया है, उस पर लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? सेंट्रल पार्लियामेंट को कि सेंट्रल लेजिस्लेचर को कि स्टेट लेजिस्लेचर को कि दोनों को कि ऊपर में से कोई किसी को नहीं? जो किसी सूची में नहीं है उस पर कौन लॉ बनाएगा? अनु कुशवाहा, रोशनी, शिवम, अलकर, अनु, जूही, रोहिणी। हाँ देखिए ये क्या कह रहा है ना, पार्लियामेंट को ही है। कहां से आ गई ये शक्ति? देता है आर्टिकल 248 जिसमें लिखा है अवशिष्ट विधायी शक्तियां, अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अब ये अवशिष्ट विधायी शक्तियां का मतलब ये है कि बची कुछ ही लेजिस्लेटिव पावर, मतलब जो जो ध्यान में आया उन सब चीजों को तो डाल दिया गया किसी न किसी, चाहे वो यूनियन लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो या कॉन्करेंट लिस्ट हो। लेकिन जिसे किसी लिस्ट में नहीं डाला गया वो क्या होंगी? उस पर जो शक्ति बनाने का, अरे लॉ बनाने का अधिकार होगा वो पार्लियामेंट का होगा। अगला प्रश्न ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यिक परिषद का गठन किया जाता है? इंटर स्टेट काउंसिल का गठन या तो प्रेसिडेंट की या संसद के द्वारा जाता? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 254, 260, 263 की 267? कौन सा है बताइए? दीपा, अजय, अनु, अलकर, रोशनी, जूही।
बिल्कुल सही है, ये अनुच्छेद है 263। 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है कि किसकी संस्तुति पर संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय वितरण किया जाता है ना। मतलब ये कि सेंट्रल में और स्टेट में फाइनेंशियल रिलेशन को कौन मेंटेन करता है। दीपा, आप ही के स्टेटस में पढ़ाई वाली फोटो लगी हुई है क्या? ये क्या कर रहे हैं कि दोनों में क्या है, ये वित्त आयोग है ना। वित्त आयोग इसीलिए है कि सेंट्रल और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन को मेंटेन कर सके, और इसका गठन जो होता है वो आर्टिकल 280 के अंतर्गत होता है, 280 के अंतर्गत इसका गठन होता है। और साथ में आपको इतना भी ध्यान रखना है कि इसका जो होता है वो एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। ये सार्वजनिक मामलों का अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति होगा, कोई अर्थशास्त्री होगा, कोई कुछ होगा। सबसे बड़ी योग्यता है कि चाटुकार कौन है वो नियुक्त होता है। सरकार का जो चाटुकार रहेगा वो एक्सपर्ट माना जाएगा। बाकी आपकी कितनी भी इकोनॉमी अच्छी हो, इससे देश को कोई लेना देना नहीं है। तो यह है वित्त आयोग। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार द्वारा या उनके विरुद्ध क्रमतः भारत संघ और उस राज्य के नाम पर वाद दायर किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा या उनके विरुद्ध वाद सार्जित किया जा सकता है, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है व्यवस्था, बताइए। अनु कुशवाहा जी, दीपा जी, जूही, सपना। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 300 है। और ये बात आपको सीपीसी में कैसे सूट फाइल होगा, तो सीपीसी बताती है किस नाम से होगा। तो इसके लिए सेक्शन 79 कहती है कि सूट तो फाइल कर सकते हैं, 300 बता दिया, किस नाम से किया जाएगा ये सीपीसी बताएगा। तो सीपीसी कहता है ना कि अगर राज्य के विरुद्ध करना है या राज्य के नाम से करना है तो वो राज्य होगा, और अगर वो केंद्र सरकार के विरुद्ध है या उसके द्वारा है तो वो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से किया जाएगा, भारत संघ के नाम से किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है। दल बदल संबंधी प्रावधान, भारत की भाषाओं से, कि पंचायती राज से, कि निर्वाचन आयोग से। ग्यारहवीं अनुसूची जो है ना वो पंचायती राज से। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां शुरू हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले से। अच्छा, पंचायती राज के संबंध में जो प्रावधान 11वीं अनुसूची में जोड़े गए थे, या यूं कहें 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी प्रश्न हो सकता है कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से द्वारा जोड़ी गई और ये किससे रिलेटेड है। वेरी गुड अजय। अच्छा ये बताइए, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य के संबंधों से, आर्थिक सुधारों से, पंचायती राज से, कि में से किसी से। अशोक मेहता।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचायती राज से। हाँ हाँ सपना, ये बताएंगे आप पंचायतों के गठन से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैं बताऊंगा ही नहीं। बताइए, आपके कमेंट में देखना चाहता हूं इस पर कि पंचायतों के गठन के संबंध में, ठीक है आप लोगों ने एक संविधान संशोधन करके अनुसूची जोड़ी हुई है, अनुच्छेद कौन सा है पंचायतों के गठन के संबंध में? अच्छा चलिए तब आगे बढ़ते हैं, ये मैंने कहा था मैं नहीं बताऊंगा, या आप बताएंगे। अगला सवाल है आपसे, इसको आप चेक करिएगा, जिनका अभी होगा पंचायतों के गठन के संबंध में जो बात हुई थी, इसको आप समझ लीजिए, एक होमवर्क है, आप श्योर करिएगा अपने आप को। ये है अगला सवाल, ये है कि संविधान द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत न्यूनतम आरक्षण विहित है? 50% है कि 30% है कि 1/3 है कि 1/4? पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना न्यूनतम आरक्षण होना चाहिए? सही ऑप्शन क्या है? ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/3 रिजर्वेशन रहेगा महिलाओं के लिए, कम से कम 1/3। और वो दिया कैसे जाता है? अब वो दिया जाता है कि अब जैसे हर वर्ग में, जैसे मान लीजिए जनरल का आता है, ओबीसी का आता है, या इसी तरीके से एससी एसटी का आता है ना, तो जब जिसकी सीट रहेगी, हर सीट में 1/3 महिलाएं होंगी, समझे ना। और वो टर्न आता है, अब मान लीजिए कि प्रधान को नियुक्त करना है, तो प्रधान के नियुक्त करने में एक बार जनरल की सीट आएगी, एक बार ओबीसी की रहेगी, एक बार एससी एसटी की रहेगी, इस तरीके से सीटें रिजर्व रहती हैं। तो एससी एसटी की सीट आती है ना, तो जैसे मान लीजिए हर 3 बार जब चुनाव होता है तो उसमें एक बार एससी एसटी का सीट रिजर्व है, तो उस एक बार में जो एससी एसटी का सीट रिजर्व है उसमें भी 3 बार में से एक बार महिला ही हो। इसी वजह से देखते हैं ना, पंचायत जैसी वेब सीरीज बनी है कि नहीं, कि मजबूरी में महिला अपनी पत्नी को बना देना पड़ता है, तो पत्नी को बनाएंगे, बात सारी वही है, जनगण बड़गण गाने नहीं आएगा, लेकिन फिर भी प्रधान वही रहेंगे। तो यही है रिजर्वेशन का तरीका यहाँ पंचायतों में। ये बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है कि माल और सेवा कर परिषद की उसकी बैठकों में गणपूर्ति परिषद के कुल सदस्यों के मिलकर कितनी होगी? गणपूर्ति माल और सेवा कर परिषद, 1/3, 1/4, आधा की 2/3? हाँ भाई, पंचायत वेब सीरीज तो इतनी कॉमन है कि सभी ने देखी है, हमको भी आप लोगों ने दिखवा दी, इसीलिए मैंने उसका प्रसंग ले लिया, प्रधान जी वाला। ये आपका सच में है आधा, यहाँ रिजर्वेशन कितना हो जाता है? अरे रिजर्वेशन कर रहे हैं, गणपूर्ति कितनी है? आधा, आधा से कम लोग रहेंगे तो होगा ही नहीं। सपना बाबू, चलिए अब देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ एवं राज्यों के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के गठन से संबंधित? 312, 312 ए, 313 कि 315?
हाँ, विकास भी है ना, विकास। पहली बार वाले में सब विकास विकास सच में विकास जैसे लगते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब एसी उसी लगवा के अब थोड़ा सा वैसे नहीं लगते हैं, गंवार टाइप। अब तीसरे में तो और राजा हो गए होंगे, पेट उठ निकल गया हो। बिल्कुल, ये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के संबंध में भी आर्टिकल 312 में ही है, और अखिल भारतीय सेवाएं कहे तब भी 312 में ही है। ये दोनों 312 में ही है। और दूसरी बात ये है कि होता कब है, होगा कब, जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये पास करती है तब। यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है, राज्यसभा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लिखा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को उसके विरुद्ध जांच के बाद दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किए जाने पर, राज्यपाल के द्वारा, उच्च न्यायालय के माध्यम से, बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा, संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा। राज्य लोक सेवा के आयोग के एक सदस्य को उसके विरुद्ध जांच के बाद दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? चलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किए जाने पर ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि भारत के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है? 324 है कि 325 है कि 26 है कि 27 है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 338 ए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के संबंध में प्रावधान करता है? पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के वर्ग में से कोई नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की ना, 338 बी भी बता दीजिए किसके लिए? 338 बी किसके लिए? 338 बी किसके लिए? हाँ, वेरी गुड। 338 बी हो और चाहे 342 ए हो, ये दोनों एक साथ ही जोड़े गए थे। ये ओबीसी के लिए भी कोई आयोग नहीं था, तो ये आयोग बना दिया गया। अच्छा, किस संविधान संशोधन के द्वारा ये बनाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा ये बनाया गया? याद नहीं?
कि 338 का बी और 342 का ए, जो कि वेरी गुड। हाँ जय, बहुत बढ़िया है। जो है वो 104वें संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया है। 104वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है ओबीसी के लिए। पहले ओबीसी के लिए कोई नहीं था। अच्छा ये बताइए, भारत में जो मतदान करने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार, ये मूल अधिकार है कि स्वाभाविक अधिकार है कि संवैधानिक अधिकार है कि विधिक अधिकार है? वोटिंग राइट किस प्रकार का राइट है? अजय की तो तैयारी ठीक हो गई है भाई। हाँ, ये लीगल राइट है, या यूं कहें तो स्टेच्यूटरी राइट है। स्टेच्यूटरी राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। वोट देना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, समझ लीजिएगा। वोट देना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, वोटर लिस्ट में शामिल होना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है ना, कि हर व्यक्ति को जो है उस लिस्ट में कि वोट देने के लिए वो सक्षम हो जाएगा, उस लिस्ट में शामिल होने का अधिकार जो है 326 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन उसके अलावा जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है। भारत का निर्वाचन आयोग स्थानीय चुनाव का चुनाव संपन्न करता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को बिना मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के नहीं हटाया जा सकता। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 325 में दिया गया है। क्या सत्य है इसमें से? अलकर जी, अच्छा देख लेते हैं उसको। ये बताइए, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना गया था? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, के प्रभाकरण बनाम पी जयराजन, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। कौन सा है का सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में, जो 1975 की केस है, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी जो है संविधान का आधारभूत ढांचा है
और इसे भी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। अभी हम लोगों के 1-2 दिन बाद जब सिस्टमेटिक क्लासेस हमारी यूट्यूब पर भी चलाई जाएंगी, तो अगर एक क्लास में पर डे लेता हूं तो अब उसका अप्रोच जो होगा वो हम लोगों का अलग होगा, इतना पैसिव अप्रोच नहीं होगा। एक बात, क्योंकि ये जो हम लोग ये कोने में छोटा सा बैठ के करते हैं ना, वो नहीं करेंगे, फुल स्क्रीन पर आके डिस्कस करेंगे, खड़े होके बात होगी अच्छे से, जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। तो चलिए, 1-2 दिन का और इंतजार है, उसके बाद रोज रोज मुलाकात होगी। चलिए, बहुत 2-3 मिनट का और काम होगा, इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था का प्रयास करेगा? 349 है कि 350 है कि 350A है कि 351? बताइए। मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अच्छा, ये भाषा से संबंधित कौन सा पार्ट है? भाषा से संबंधित पार्ट कौन सा है? कौन से भाग में है संविधान के भाषा? आप जानते हैं 343 में जो है वो भारत की राजभाषा जो है हिंदी होगी, संघ की राजभाषा। 345 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा है कि किसी राज्य की राजभाषा क्या होगी, 345 में। और मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना 350 में, और 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया जाएगा। वेरी गुड। पार्ट नंबर 70 में ये सारी चीजें हैं, पार्ट 17 में है ये सारी चीजें। अच्छा, ये बताइए कि सर्वप्रथम किस राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? केरल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में कि महाराष्ट्र? राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस में लागू किया गया था? हमको लगता है 1 अथवा 2 क्वेश्चन इसके बाद होंगे। सबसे पहले कहां किया गया था? चलिए, ये सबको पता है, ये सबको पता है। बहुत तेज कमेंट आ रहा है। या तो 2 तरीकों से, 2 पर्पज के लिए कमेंट आ रहा हो, या तो अब लग रहा हो कि खत्म हो रहा है तो एनर्जी आ गई हो, या फिर ये क्वेश्चन आ रहा हो तो एनर्जी आ गई। तो ये पंजाब है ना, इसी में किया गया था सबसे पहले। अच्छा, पंजाब के संबंध में जैसे है ना कि राष्ट्रपति शासन कितने समय तक मैक्सिमम हो सकता है, तो मैक्सिमम 3 साल तक हो सकता है, सामान्य नियम यही है। लेकिन ये पंजाब में है, अमेंडमेंट करके इसकी समय सीमा कितनी कर दी गई है? 5 साल तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है। एक चीज और है, अन्य राज्यों के संबंध में है कि 1 साल से अगर ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसके लिए निर्वाचन आयोग का सर्टिफिकेट लगता है कि निर्वाचन आयोग ये कहे कि नहीं, राष्ट्रपति शासन अभी रहना चाहिए, अभी चुनाव कराना संभव नहीं है, तभी वो 1 साल से ज्यादा रहेगा बाकी स्टेट के संबंध में। लेकिन ये भी अमेंडेड है कि पंजाब के संबंध में ये समय सीमा जो होगी वो कम से कम 2 साल की होगी, कम से कम नहीं मतलब 2 साल की होगी। 68वें संविधान संशोधन से 5 साल हुआ है, तो ये 2 साल इसमें हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर दीजिए। यदि राष्ट्रपति शासन का संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा 2 मास के भीतर अनुमोदन नहीं होता तो विघटित राज्य विधानसभा क्या हो जाएगी? पुनर्जीवित हो जाएगी? पुनर्जीवित नहीं होगी, राष्ट्रपति के स्वविवेक पर पुनर्जीवित हो जाएगी, राष्ट्रपति के विवेक पर पुनर्जीवित हो जाएगी। क्या है? राष्ट्रपति शासन का संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा सदनों के संकल्पों द्वारा 2 मास के भीतर अनुमोदन नहीं होता तो विघटित राज्य विधानसभा
पुनर्जीवित नहीं होगी। राष्ट्रपति के 100वें पुनर्जीवित होगी, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उन्नीस सौ इक्यावन में लग गया था रोहिणी ना, 1951 में ही लग गया था। ठीक, चलिए एक आप क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये है आपका अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न आज का। आज का अंतिम प्रश्न ये है कि जब अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो वह 6 माह तक प्रवर्तित रह सकती है, जिसकी गणना की जाएगी उद्घोषणा की तारीख जारी करने की तारीख से, उस तिथि से जिस तिथि को अनुमोदन का प्रथम प्रस्ताव पारित हुआ था, उस तिथि से जिस तिथि को अनुमोदन का द्वितीय प्रस्ताव पारित हुआ था, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में वर्णित तिथि से। क्या है? नीतू सिंह अभी को आ रही हैं। ऑप्शन नंबर सी है, उस तिथि से जिस तिथि को अनुमोदन का द्वितीय प्रस्ताव पारित किया गया था। अनुमोदन का द्वितीय प्रस्ताव पारित जिस तिथि को किया गया था उस तिथि से। चलिए आज के अगर अभी भी आप लोग तैयार रहेंगे तो मैं एक्स्ट्रा कर लूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलिए जाने दीजिए। मुझे लगता है कि आप लोग भी थके गए होंगे और 12 बजे से फिर से हमको क्लास लेना है यूट्यूब पर ही। मैं बता दूं कि हाँ, अचानक से हमने ले लिया था। अभी आज 12 बजे से जो क्लास लेंगे ना, वो 12 बजे दोपहर से जो क्लास होगी, एक तो उसमें एक को एक्यूज्ड को बता देंगे कायदे से, जैसे कि क्लास में हम पढ़ाते हैं को एक्यूज्ड के बारे में, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कुछ और भी जो क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे। तो 1 घंटे 1.25 घंटे की क्लास वो भी ले सकते हैं। ठीक, बाय बाय, और बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पर भी मुझसे मुलाकात होगी। थैंक यू शिवम मिश्रा जी, रोहिणी जी, अजय जी, अलकर जी, सपना जी, रोशनी जी। चलिए बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू जूही